पहले डिस्कस किया था, ठीक है। सो नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करना है, बड़बड़ न करो, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। राइट डाउन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन्स? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब जो भी मोशन हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने के बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इसका मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है ना? अगर वहां पे एक्सेलरेशन है मतलब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब रिटार्डेशन है तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। सो राइट डाउन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिखेगा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, in case of uniformly accelerated motion, body moves along, body moves along straight line path, body moves along straight line path with uniform acceleration, with uniform acceleration. It means velocity will change, velocity will change, velocity will change at equal, or velocity will change at equal rate, equal rate. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब कौन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी चेंज होने का रेट कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर है तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है, राइट डाउन। नंबर 1, इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, if a body starts from rest and accelerates uniformly, if a body starts from rest and accelerates uniformly, then its velocity will, then its velocity will, then its velocity will increase at constant rate or uniform rate. Velocity will increase at constant rate or uniform rate. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ सर्टन इनिशियल वेलोसिटी, if body is starting from rest and accelerates uniformly, then its velocity will increase at constant rate. ये होता फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या पॉसिबिलिटी है कि बॉडी अपनी मोशन रेस्ट स्टार्ट नहीं करेगी। बॉडी कैसे स्टार्ट करेगी अपनी मोशन, राइट डाउन, इफ बॉडी इज मूविंग, if body is moving with some initial velocity, then accelerates uniformly, then accelerates uniformly, then accelerates uniformly. म्हणजे काय बघा, एक तर बॉडी रेस्ट पासून स्टार्ट होऊन मग ॲक्सेलरेट होऊ शकते और पहले से मोशन में मतलब उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो बाद में एक्सेलरेट हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, बॉडी which is in motion, body which is in motion, then its velocity is decreasing, then its velocity is decreasing at constant rate,
its velocity increasing at constant, velocity is decreasing at constant rate till body come to rest, till body come to rest. मतलब पहले बॉडी मोशन में है और उसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. कब तक, जब तक बॉडी रेस्ट में नहीं आती है तब तक. ठीक है, तो वहां पे भी क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं बट वो एक्सेलरेशन ही है. ठीक है, जिसमें क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे कम होकर बॉडी रेस्ट में आएगी. ठीक आहे, म्हणजे या तिन्ही पॉसिबिलिटी जर क्वेश्चन मध्ये आपल्याला दिसल्या तर याचा अर्थ काय होतो, बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म या फिर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रही है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं. एंड आगे का पार्ट जो भी हम डिस्कस करेंगे उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें हेल्प करेंगे सिर्फ और सिर्फ कायनेमेटिकल इक्वेशंस. कौन हेल्प करेगा, कायनेमेटिकल इक्वेशंस. आता हे कायनेमेटिकल इक्वेशन तेच जे लहान असताना शिकले होते तुम्ही. ठीक आहे, कितने होते कायनेमेटिकल इक्वेशन, बेसिक 3 होते. v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस यस इक्वल टू यूटी प्लस, परत एकदा v इक्वल टू यू प्लस. सगळ्यांना माहिती आहे ना, असं कोण आहे हे कायनेमेटिकल इक्वेशन्स माहीत नाही आहे, फर्स्ट टाइम ऐकताय असं कोण आहे. v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस यस इक्वल टू यूटी प्लस, परत एकदा v इक्वल टू यू प्लस वी स्क्वेअर, इकडे इकडे v इक्वल टू यू प्लस, ती बसेल कुठं बसायचं. ठीक आहे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वेअर इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस 2s, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वेअर. असं काही तुमचे ग्रुप वगैरे नाही ना, इलो शेजारी बस द्यायचं नाही, तिला शेजारी असं काही नाही ना, असं काही करू नका बाळांनो. ठीक आहे ना, बस बेटा, चांगल्या मुली द्या, इकडे पण बस, काही अडचण नाही. तो ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं जिनसे रिलेटेड हम आगे का डिस्कशन करने वाले. ठीक है, तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस आते कैसे, पहले हम उसको प्रूव करेंगे. त्यांचा प्रूफ एवढा काही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रोसेस क्या है वो समझो. सबसे पहले हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन होता है a इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. माहिती सगळ्यांना. यहाँ पे a का मतलब, v का मतलब, u का मतलब, t इज द, इथून पुढे आपण हेच पुट करणार आहे. फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम, एक्सेलरेशन. तो ये तो पहले का ही फॉर्मूला है, नवीन काहीच नहीं है. फक्त आपण याच्यामध्ये एक एडजस्टमेंट करू. t इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, at हो गया. at इक्वल्स टू क्या है, वेरी गुड. अगर ये माइनस u इधर आ गया तो v इक्वल टू u प्लस at, क्या ये, वेरी गुड. v इक्वल टू u प्लस, म्हणा 2-4 वेळा, v इक्वल टू यू प्लस, v इक्वल टू, अरे पूर्ण म्हणा नाही तर एटीच आठवल तुम्हाला. ठीक आहे, v इक्वल्स टू तुम्ही. ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करने वाले. ठीक है, डोर ओपन हो गया. सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे. क्या है सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशंस, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, या फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ, ये तीनों इक्वेशन डिराइव करने. ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया. असना को ओढून हमारी विसरायला चालू करेंगे. ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे. वेलोसिटी मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt. तो ये क्या बनेगा, v इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स. काय केलं आपण, ये dt डिनोमिनेटर में था, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, v dt इक्वल टू dx, v dt इक्वल टू v dt इक्वल टू v dt इक्वल टू, त्याला आपण असं पण लिहू शकतो dx इक्वल टू. अब अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करते टाइम v की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस इंटू dt. ठीक है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू t होती है, नहीं पुट के अंदर के फर्क पड़ता है. ठीक है, अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x इक्वल टू u का इंटीग्रेशन ut, at का इंटीग्रेशन at स्क्वेअर बाय 2 झालं. आपण फक्त काय करतो, x ला s म्हणतो. ये क्या बनेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वेअर, ut प्लस हाफ ऑफ ut. ये हो गया सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन. क्लियर है.
अब इसके बाद में डिराइव करेंगे थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव करने के लिए एक्सेलरेशन को यूज करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt। क्या होता है? dv बाय dt। बट हम सिंप्लीफाई करके उसको लिखते हैं a इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाय डी एक्स। क्या होता है? a इक्वल्स टू v इंटू डी वी बाय, असं ना करू, तू जागा द्या ना। हाँ, थर्ड बेंचवर सगळे लहान लहान कैंडिडेट, जा बेटा बस तिथं। ठीक है, a इक्वल्स टू क्या हो गया? v इंटू डी वी बाय डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे? a डी एक्स इक्वल्स टू v डी वी। क्या किया हमने? a डी एक्स इक्वल्स टू, इकडे बघा हे महत्वाचं आहे, a इक्वल टू डी वी बाय डी टी था, उसी को हम क्या लिखते हैं? v इंटू डी वी बाय। वेरी गुड। तो ये क्या बन गया? a डी एक्स इक्वल्स टू, a डी एक्स इक्वल टू, अब क्या करेंगे? दोनों साइड में करो इंटीग्रेट। क्या होगा? a तो कांस्टेंट है, यहाँ पे लिमिट्स लेंगे, या फिर नहीं भी लिमिट लेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है, a इंटू एक्स। कळतंय का? हे नाही कळालं, इकडे लिहू का? ठीक है, परत इकडे लिहितो हळूहळू, सगळ्यांना कळेल। देखो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर हम इसको dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा? a बनेगा dv अपॉन dx इंटू dx बाय dt, आणि या dx बाय dt लाच आपण v म्हणतो। मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया v इंटू dv बाय dx। क्लियर आहे आता? आता फक्त हा dx इकडे मल्टीप्लाय करायचा, a इंटू dx इक्वल्स टू कोण आहे? v इंटू dv। कळालं? इथपर्यंत बघून घ्या। ठीक आहे, हे रब करतो मी, कारण हे एक्सप्रेशन एवढं काही कामाचं नाही आपल्याला फक्त कायनेमेटिकल इक्वेशंस पाठ करायचे। ठीक है, a dx इक्वल्स टू v dv, a dx इक्वल टू, अब दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करेंगे। a कांस्टेंट है यहाँ पे, a अगर कांस्टेंट है तो बचेगा क्या? a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, या फिर सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू v इंटू dv। आता dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये बनेगा ax इक्वल टू v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को हम u लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? v स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स होगी फ्रॉम u टू v, फ्रॉम u। अब पुट करो लिमिट को, क्या होगा? a इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/2 कॉमन लेते, तो फाइनल लिमिट मतलब, सॉरी अपर लिमिट मतलब v स्क्वायर, लोअर लिमिट मतलब, अब ये 2 अगर इधर जाके मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? 2ax इक्वल टू v स्क्वेअर मायनस u स्क्वेअर। फक्त आपण म्हणताना या x ला s म्हणतो, मायनस u स्क्वेअर इधर आएगा तो ये v स्क्वेअर इक्वल टू बनेगा u स्क्वेअर प्लस 2as। v स्क्वेअर इक्वल टू हो गया u स्क्वेअर प्लस, ये हो गए 3 कायनेमेटिकल इक्वेशंस। क्लियर आहे? कसे डिराइव झाले यात जास्त डोकं लावू नका, हे काही कामाचं नाही, आपल्याला फक्त इक्वेशन्स आठवले पाहिजे। कितनी कायनेमेटिकल इक्वेशंस आहे? फर्स्ट वन, वेरी गुड। सेकंड वन, and v स्क्वेअर इक्वल टू, परत एकदा v इक्वल टू v स्क्वेअर इक्वल टू s इक्वल टू v इक्वल टू v स्क्वेअर इक्वल टू, असंच पाहिजे होतं सगळं, हे की नाही? 2-4 इक्वेशन रट्टा मारले झालं पाहिजे होतं। ठीक है, देखो v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब s डिस्प्लेसमेंट a t। कळालं सगळ्यांना? तर नाउ ऑनवर्ड जो भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ इन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसको छोड़ के और एक इक्वेशन लगता है अगर हमें पर्टिकुलर nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो, और उसके लिए रिलेशन होता है s इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। s इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। s इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। sn इक्वल टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। हे कधी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे पर्टिकुलर सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो। ठीक है, क्या है फिर? sn इक्वल टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। क्लियर है? तो ये हो गए कायनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब कायनेमेटिकल इक्वेशंस रिलेटेड क्वेश्चन्स हमें सॉल्व करणे आणि ते खूप जास्त सोपे आणि त्याहीपेक्षा जास्त इंपॉर्टंट है। ठीक है, हे आलं तर मोशन इन ए प्लेन में सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड रहते हैं। आतापर्यंत मी सांगितलं हे फक्त इंट्रोडक्शन होतं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का। एक्चुअल टॉपिक यहाँ से खत्म होता है, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, त्यामुळे याला एकदम 100% फोकस द्यायचं। ठीक है, तो आगे कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक कॉमन सेंस वाली बातें रिक्वायर्ड होती है, जी मी लिहून देताना असं वाटेल
काही पण लिहून देता, बरोबर आहे की नाही. बट क्वेश्चन सोडवताना जेव्हा मी ते यूज करेल तेव्हा मग परत तुम्हीच विचारणार आहे सर हे कसं आलं, मग तेव्हा परत मीच सांगणार आहे ते लिहून दिलं होतं का तेव्हाच, कळालं. त्यामुळे व्यवस्थित लिहून घ्या, राईट डाऊन. इफ इफ अ बॉडी starts from rest, if a body starts from rest, if a body starts from rest, it means, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें क्या लेना है, u इक्वल टू 0. बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट म्हणजे बॉडी रेस्ट पासून स्टार्ट झाली असं नाही म्हणायचं. बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब u इक्वल टू 0. नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ बॉडी कम टू रेस्ट, व्हेरी गुड. इफ अ बॉडी कम टू रेस्ट म्हणजे गाडी बॉडी रेस्टला आली, याचा अर्थ काय होतो, v इक्वल्स टू 0. इफ अ बॉडी कम टू रेस्ट इट मीन्स v इक्वल टू 0. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट में तो एंड कम टू रेस्ट में तो. उसी तरह से अगर हमें बोला है, आगे मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तब फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी लिख लो बस. इफ अ बॉडी इज ड्रॉप, बॉडी इज ड्रॉप इट मीन्स, फिर से वही, दैट इज u इक्वल टू 0. अगर बॉडी को हमने ड्रॉप किया है तो इसका मतलब क्या होगा, हा चॉक आहे, असं सोडला म्हणजे ड्रॉप केला, बरोबर. मग सोडताना u किती होती, 0 होती, आणि फेकला म्हणजे थ्रो केला, ठीक है. मतलब आगे लिखेंगे इफ अ बॉडी इज थ्रोन, इफ अ बॉडी इज थ्रोन, बॉडी का अगर थ्रो किया है इसका मतलब क्या होगा, u नॉट इक्वल टू 0. ठीक आहे. आता पुढचा पॉइंट अजून थोडा इम्पॉर्टंट. इफ a body is starting from rest, if a body is starting from rest, if a body is starting from rest and accelerates uniformly, and accelerates uniformly, accelerates uniformly, then displacement of the body in time t, displacement of the body in time t is given by half of at का square. Displacement of the body in time t second is s equals to half of a into t का square. कळतं का. देखो काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन बोला कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पे तो यू 0 हो गया, तो 0 इंटू टी 0, 0 प्लस एनीथिंग एनीथिंग, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बनेगा हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं होती है, इफ अ बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, if body is not starting from rest and accelerates uniformly, and accelerates uniformly, accelerates uniformly, then displacement of the body will be, कायनेमेटिकल इक्वेशन डायरेक्टली ut प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वेअर. असंच वाटतंय ना लिहिताना, हे तर माहिती कशा लिहून देत आहे, बरोबर आहे नाही. हे क्वेश्चन सोडवताना डायरेक्ट मी जेव्हा यूज करेल का तेव्हा कळेल किती इम्पॉर्टंट होतं. नेक्स्ट, इफ अ बॉडी इज मूविंग, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ युनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या लिखा है, बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मीन्स वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन 0 होगा. मतलब इफ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी, दैट इज a इक्वल टू 0. एंड अगर a 0 है एंड हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल टू vt या फिर s इक्वल्स टू ut. दोन्ही पण सेमच आहे कारण वेलोसिटी बदलतच नाही.
देन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय s इक्वल टू vt या फिर s इक्वल टू ut। मीनिंग सेम है, u का मतलब वेलोसिटी, t का मतलब टाइम, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। आजच्यासाठी फक्त एवढंच, असं रोज आपल्याला 2-4 दिवस थोडं थोडं लागणार है, ठीक है। देखो जो पॉइंट्स लिखे थे नोटबुक में देखे बिना, स्टार्ट से फिर से बोलो, क्या लिखा है पहले, अगर बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है इट मींस, अगर बॉडी कम टू रेस्ट है इसका मतलब, अरे अगर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मूविंग यूनिफॉर्मली विथ एन एक्सेलरेशन बोला है तो s इक्वल टू हाफ ऑफ at स्क्वायर, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ut प्लस हाफ ऑफ, बॉडी को ड्रॉप किया मतलब, बॉडी को थ्रो किया मतलब, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है इट मींस काय, एक्सेलरेशन 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ut और vt। क्लियर है। आता बघा हा जो आपला पॉइंट आहे युनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कुठला पॉइंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या होता है, अगर वहां पे एक्सेलरेशन है तो वो कंफर्म कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। अगर एक्सेलरेशन है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो इस हेडिंग के अंडर हमें मोशन जो है वो दो पार्ट में पढ़नी पड़ती है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंड दूसरा वर्टिकल प्लेन में। लेकिन वर्टिकल प्लेन में हम जो भी पढ़ेंगे उसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी ऐसे बोल देते हैं, और वो हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन है। बट या मोशन अंडर ग्रेविटी मध्ये जे काही क्वेश्चंस आपण स्टडी करणार है उनके सारे के सारे टाइप सिमिलर होंगे जो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्कस करने वाले हैं। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितने भी एग्जांपल्स आएंगे पहले से ही क्लियर कर लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितने भी एग्जांपल्स आएंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितने भी एग्जांपल्स आएंगे उसमें क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, बॉडी होगी या फिर गाड़ी होगी, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ट्रॅव्हल करेगी। मतलब कुठे ट्रॅव्हल करणार, रोड पे ट्रॅव्हल करेगी, कळालं, वर उड्या मारणारच नाही, कहाँ पे ट्रॅव्हल करेगी, ऑलवेज ऑन रोड। अब रोड पे ट्रैवल करते टाइम मैक्सिमम जहां पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं वहां पे क्या होगा, दो बॉडीज से रिलेटेड डिस्कशन होगा। क्या होगा, दो बॉडीज से रिलेटेड, बॉडी म्हणजे त्या गाडीज असतील, ठीक है, उनसे रिलेटेड डिस्कशन होगा। तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों एक तो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है। सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है। एंड सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते टाइम फिर हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होके एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करती है और दूसरी बॉडी क्या करेगी, फिर यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल करेगी, ठीक है। याच रिलेटेड एग्जांपल्स आपल्या या पॉइंट मध्ये येणार आहे। एंड हर बार फिर क्या होगा, क्या होगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी को ओवरटेक करेगी, नहीं तो क्रॉस करेगी, नहीं तो एक ही बॉडी होगी तो वो ट्रैवल करते टाइम ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कितने टाइम में रेस्ट में आती है ये हमें कॅल्क्युलेट करना पड़ेगा। म्हणजे आजच्या कन्सेप्ट एप्लीकेशन मध्ये क्वेश्चनचा फॉर्मेट फक्त हाच असणार आहे, कळालं। एंड इनको सॉल्व करने के लिए 6 पॉइंट्स हमें हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बोला है कि कोई बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब u0। अगर बोला है कि बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी, तो क्या करना है, s इक्वल टू vt करना है, ut करना है, क्लियर है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन के टाइप आते हैं, मैंने बोला है कि 2 टाइप आएंगे, एक तो दो बॉडीज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन होगी, नहीं तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट बॉडीज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो उसके लिए स्टार मार्क करके पॉइंट ऐड करो। इफ टू बॉडीज starting from same point, if two bodies starting from same point at same instant of time or different instant of time, at same instant of time or different instant of time, then when two bodies meet each other, MEAT का MEET, MEET, ठीक है ना, MEAT नहीं, आज गुरुवार है ना, ठीक है। when two bodies meet each other or cross each other or overtake each other, शंतनु, meet each other, cross each other or overtake each other, then their displacement will be
equal, then their displacement will be equal. जो लिखा है वही मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. पहली बॉडी है वो A से स्टार्ट हो रही है, दूसरी बॉडी है वो B से स्टार्ट हो रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. अब हो सकता है कि A जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होके फिर एक्सेलरेट हो रही है, एंड B से जो स्टार्ट होने वाली है वो पहले से मोशन में, मतलब उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. तो इसका मतलब क्या होगा, B वाली गाड़ी, कॉमन सेंस या फिजिक्स नहीं है, ठीक है, B वाली गाड़ी आगे निकल जाएगी A से, करता है. लेकिन उसके बाद क्या होगा, A की मोशन एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब A की वेलोसिटी 0 से कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी. समझ में आ रहा है. और एक पॉइंट ऐसे आएगा जब उसकी वेलोसिटी B के वेलोसिटी को भी एक्सीड करेगी, मतलब उससे भी ज़्यादा हो जाएगी, एंड उसके वजह से क्या होगा, एक पॉइंट पे आने के बाद A वाली बॉडी B वाले बॉडी को ओवरटेक करके आगे निकल जाएगी. तो इसका मतलब यहाँ से A पॉइंट से जहाँ पे वो एक दूसरे को मिल रहे हैं, यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट S1 एंड इसका B का डिस्प्लेसमेंट S2, ये ऑलवेज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. ठीक है. या फिर आपको बोला है कि एक बस है वो A से स्टार्ट हो रही है एंड दूसरा पॉइंट है B. बस रेस से स्टार्ट होके निकल गई, या फिर B से निकलने वाली बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ट्रैवल कर रही है, बस B से निकल गई ऍट द सेम इन्स्टंट ऑफ टाइम. हे लेट करंट होते याला थोड्या वेळा नाही कळालं की आपलीच बस होती म्हणून. ये रेस से स्टार्ट होके फिर भागने लगा, मतलब A क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है. इसका मतलब थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, बस को कैच करेगा. कैच म्हणजे हातात कॅच नाही, पकडणार, कळतं ना. तो बस को वो कैच करेगा, तो जहां पे बस को कैच करेगा वहां तक इसके पोजीशन का जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ था S1 एंड ये डिस्प्लेसमेंट S2, दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, इक्वल रहेंगे. हेच लिहिलंय आपण. ठीक है. लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए कि स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम होना चाहिए. ठीक है. अगर वो सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम में मिल रहे, क्रॉस कर रहे, ओवरटेक कर रहे, तो भी डिस्प्लेसमेंट सेम है. एंड अगर डिफरंट टाइम इंटरवल के बाद शुरू करते तो भी डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा. कळालं ना. असं नाही होणार इथून निघाल्यानंतर बस 10 किलोमीटरवर गेली होती आणि यांनी बसला 15 किलोमीटरला पकडलं. कळालं ना. दोघं सायमल्टेनियसली मीट करणारे, ओवरटेक करणारे, कॅच करणारे. क्लियर आहे. हेच आपण लिहिलं होतं. अभी इससे रिलेटेड एग्जांपल आम्ही सॉल्व करणार आहे. राईट डाऊन. जे इथं लिहिले होते तेच. इफ अ कार. आता अजून एक पॉइंट, ये इस तरह के मतलब इस पॉइंट से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए, विंडो क्लोज कर बेटा, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर बार हमें स्पीड दी जाएगी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में. तो हमें किलोमीटर पर आवर नहीं चलत आपल्याला, क्योंकि वो ऐसा यूनिट नहीं है. ऐसा कौन है, मीटर पर. इसलिए हम हर बार 1 किलोमीटर को रिप्लेस करते बाय 1000 मीटर. 1 किलोमीटर म्हणजे 1000 मीटर. उसके बाद में 1 आवर मतलब कितने सेकंड, 60 नहीं रे येड्या गबाळ्यांनो, क्या हो गई ये 3600. सिंप्लीफाई करेंगे तो 00 कैंसल, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 5/18, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड. तो इसका मतलब अगर आपको 18 किलोमीटर पर आवर दिया तो कितना मीटर पर सेकंड होगा, 5 मीटर पर सेकंड. अगर आपको बोला है 36 किलोमीटर पर आवर है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड. उसके बाद में अगर आपको बोला है 72 किलोमीटर पर आवर है, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड. अगर आपको बोला है कि 144 किलोमीटर पर आवर है, 40, खुशी कहते कि ठीक है, कितनी 40 मीटर पर सेकंड. अगर आपको बोला है 90 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 25 मीटर 25, पर सेकंड. अगर आपको बोला है 108 किलोमीटर पर आवर, 30 मीटर पर सेकंड. हे किती लोकांना नाही कळालं, हाऊ टू कन्वर्ट किलोमीटर इंटू मीटर. क्लियर आहे सगळ्यांना. अथर्व, यशवंत, अक्षय घरात, कोमल. ठीक है. तो राइट डाउन एग्जांपल. इफ a car crosses a stationary boy with 72 kilometer per hour.
सुप्रिया with 72 kilometer per hour. At the same instant of time, boy starts moving on his bike, starting from rest, with an acceleration of 2 meter per second square. ठीक आहे. मग कार क्रॉस होताना काहीतरी चिखल पाणी उडवलं म्हणून तो त्याच्या मागे पळायला लागला. ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है. देन कैलकुलेट द टाइम एंड डिस्टेंस at 20 which second. boy overtakes the car. 20 second. Time and distance at which boy overtakes the car. चलो, ज्यांना येतं ते कॅल्क्युलेट करा. बाकी सगळे बोर्डवर लक्ष द्या. आपल्याला गडबड काहीच नहीं है. फर्स्ट एग्जांपल है, जो फॉर्मेट में एक्सप्लेन कर रहा हूं वही फॉर्मेट हर बार रिपीट होगा. सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन रीड करके वो समझ में आना. ही सगळ्यात इंपॉर्टंट स्टेप आहे. जर क्वेश्चन आपल्याला कळालंच नाही तर आपण त्याला सॉल्व नहीं कर शकत. ठीक है. तो पहले क्वेश्चन रीड करो. जब तक क्लियर नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो इमेजिन नहीं हो रही है, तब तक उसको रीड करो. समझला ना. बॉय उभा होता, बाइक साइडला उभी करून, कार आ गई, उसको ओवरटेक करके चली गई. अब कार की स्पीड क्या बोला है, कैसे है, यूनिफॉर्म है. इसका मतलब हमारे स्टार मार्क वाले पॉइंट बोलेंगे कि फॉर कार एक्सेलरेशन विल बी 0. सो म्हटलंय ना यूनिफॉर्मली विथ 72 किलोमीटर पर आवर. यस नो. इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 आहे. कुठून आलं एक्सेलरेशन 0, ते आता लिहून दिलं होतं आपण, त्यामध्ये होतं. ठीक है. अगर कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर दिसलं की काय करायचं, 5/18 से मल्टीप्लाई करने का. कितना आता है, 20 मीटर पर सेकंड. तो हमें मालूम नहीं है कि वो एक्चुअल कहाँ पे ओवरटेक करने वाले. हम कोई भी एक रैंडम टाइम टी कंसीडर करते हैं कि बॉय जो है वो टी इतने टाइम के बाद कार को ओवरटेक करेगा. तो उतने टाइम में कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी. कार अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो कार का डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय a इक्वल टू 0 है मतलब s इक्वल टू ut. a इक्वल टू 0 है मतलब s इक्वल टू ut. हे कुठून आला आता, वाचा, लिहून दिलंय बघा. If a body is moving with uniform velocity, it means a equal to 0, then its displacement is given by s equal to ut. कळालं. तीच कंडीशन अप्लाई केली आपण तर कार का डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैं उसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार एस सफिक्स सी बोल रहा हूं. तो ये कितना बनेगा, ut. u का मतलब 20, t माहितच नहीं आपल्याला, इसको एज इट इज रखो. अब ये कार के लिए हो गया. कार के सिमिलर डेटा हम किसके लिए बनाएंगे, अब उसके लिए क्या बोला है कि वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है. इसका मतलब u, उसके बाद में वो एक्सेलरेट हो रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कितना है, आणि आपण ठरवलंच आहे की वो ओवरटेक कर रहा है आफ्टर टाइम t. तो अगर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, वेरी गुड, हाफ ऑफ a t स्क्वायर. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय विल बी हाफ ऑफ a इंटू टी का स्क्वायर होगा. तो ये क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय विल बी 1/2 इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर. मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय विल बी 2 कॅन्सल होके टी स्क्वेअर. इथपर्यंत बघून घ्या, कळालं पाहिजे. सगळ्यांना क्लियर होत है. अब उसके बाद में हमने देखा था कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, तो जब भी ओवरटेक होंगे, कोलाइड होंगे, मीट होंगे, कैच होंगे, तब उनका डिस्प्लेसमेंट सेम होता है. यानी टी इतने टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कार का हो रहा है उतना ही डिस्प्लेसमेंट बॉय का हो रहा है. क्लियर. तो कार का डिस्प्लेसमेंट कितना है, बॉय का कितना है, 80 नेहमी कैंसिल है ना. तो यहाँ पे क्या बना, t इक्वल्स टू 20 सेकंड. इसका मतलब बॉय विल ओवरटेक द कार इन
बॉय विल ओवरटेक द कार इन, कळलं? अभी कितने डिस्टेंस के बाद वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा 400 मीटर, या फिर यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा 400 मीटर. ठीक है, तो टी आ गया 20, तो एस बन गया 400 मीटर. किती लोकांना नाही कळालं हे? खरंच कळालंय का? कन्फर्म? भारती नाही कळालं? ठीक आहे, उद्या एक्सप्लेन करतो बेटा. चलो, अजून कोण आहे न कळणार? सुप्रिया क्लिअर? कार्तिक कळालं? डायरेक्ट कळालंय तुला? हां, काय काय लेवलमध्ये कळालं? म्हणजे हे काय असतं नेमकं लेवलमध्ये कळालं? कळालं ना? मी तेच म्हणतो, डायरेक्ट येऊन कसं काय कळालं पहले लेक्चरला? चलो क्लियर. अभी क्या होगा, कार था नहीं, कार थी, बॉय था, आगे क्या होगा, ट्रक होगा, बस होगा, ट्रक होगी, बस होगी. ठीक है, राइट डाउन. if a bus starting from rest, if a bus starting from rest accelerates uniformly with an acceleration of 4 meter per second square, with an acceleration of 4 meter per second square, at the same time from the same point a truck crosses the bus with uniform velocity 90 km per hour, with uniform velocity 90 km per hour. Then calculate the time and distance at which bus overtakes the truck. 12.5 seconds. पवन आहे तो, पवन कारले, होणार स्टुडंट, हुशार स्टुडंट. चला, मागच्या क्वेश्चन सारखी कंप्लीट सेम प्रोसेस आहे. एव्हरीवन हॅव टू ट्राय. चुकीचं येऊ द्या बट सॉल्व करा. फायनल आन्सर आलं पाहिजे काही ना काही. प्रथमेश बडबड नाही. देखो, येतं आहे सगळ्यांना का सोडवायचं बोर्डवर? येतं आहे, व्हेरी गुड. चला ट्राय करा. श्रुती आलं का? येतं ना? यायला पाहिजे. 12 सेकंड. T equals to 25
ट्रक का होने वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, म्हणजे s for t will 25t, लिया s for t is 25t, s for t कितना आ गया 25t, इथपर्यंत क्लियर आहे. आता सेम पार्ट रिपीट करणार आपण फॉर बस. अब बस के लिए बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट v इज इक्वल टू 0, उसका एक्सेलरेशन है, and अगर गाड़ी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग यूनिफॉर्मली विद एक्सेलरेशन बोला है तो डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ ऑफ at स्क्वायर. तो s फॉर बस कितना होगा, हाफ at स्क्वायर, लिया लो s फॉर बस हाफ ऑफ at का स्क्वायर. a कितना है 4, 4/2 मतलब 2 मतलब 2t स्क्वायर. म्हणजे काय आलं बघा, s फॉर ट्रक 25t, s फॉर बस 2t का स्क्वायर, इक्वल टू 2t का स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ऐका 2t का स्क्वायर इक्वल्स टू 25t, pt t इक्वल्स टू 25/2 मतलब 12.55 आ गया. अशी दरवेळेस कळाला था. तर आज समजलो t इक्वल्स टू 12.5. अब s के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 into t करो, 25 into 12.5 is the 312.5 मीटर. आणि हे ज्यांना नाही कळालं त्यांच्यासाठी बोर्डवर क्वेश्चन सॉल्व झाले. अजून कोण आहे न कळणारं, आता मी समजलं का, मला एक सर ठीक सुनील कार्तिक हाँ चलो हो गया क्लियर. आता पेपर लिख लिए. चलो और एक एग्जांपल सेम टाइप का, सिमिलर टाइप का और लास्ट एक एग्जांपल, उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप की टवर्ड जाएंगे. बड़बड़ नहीं रहे. राइट डाउन. if a cyclist starting from rest and moving uniformly with an acceleration of 2 meter per second square. Cyclist starting from rest and moving uniformly with acceleration 2 meter per second square have to chase the bus or catch the bus. Chase the bus moving uniformly or moving with uniform velocity 144 km per hour. 144 km per hour. Starting from same point at same instant. 144 km per hour ये बस की स्पीड है जो यूनिफॉर्म है एंड दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है एंड स्टार्टिंग टाइम भी सेम है. गरम व्हायला लागले का एवढ्या लवकर? एसी बसवायच्या का? आपण गरीब लोक आहे, कुठे एसी बिसी. कसं आहे ना, सवय असल्या पाहिजे प्रत्येक गोष्टीच्या. म्हणजे नंतर आपल्याला आठवलं पाहिजे की दुपार होती, एवढं ऊन होतं, गरमी होत होती, तरी पण आम्ही फिजिक्सचे लेक्चर करत होतो. हे सगळेच कम्फर्टेबल असतात, त्यात काय मजा नाही येणार. चला सोडवा एक्झाम्पल. आला सर? क्वेश्चन रिपीट करू. हाँ, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो. अ साइक्लिस्ट starting from rest moving with uniform acceleration of 2 meter per second square have to catch the bus which is moving with uniform velocity of 144 km per hour starting from the same point at same instant of time. दिशा क्वेश्चन सोडो. 40 सेकंड. काय करताय? पवनची आन्सर आली पण इकडं 40 सेकंड. व्हेरी गुड. अँड डिस्टन्स 1600 मीटर. 1600 मीटर कळतं का? 1.5 किलोमीटर. हा, व्हेरी गुड, एक्सलंट. अनिरुद्धचं पण करेक्ट आन्सर आलंय. लेट आलं. ज्यांचं नाही आलं असं कोण कोण आहे? काहीच कळत नाही कसं करायचं आहे कोणी असं? भगत, हे बघा
साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट उसके लिए बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, म्हणजे यू एक्सेलरेशन उसके पास कितना है, एंड अगर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाफ ऑफ ए टी का स्क्वेअर, ए टू कॅन्सल होईल, काय राहील फक्त टी स्क्वेअर. इथपर्यंत कळालं भगत, कल्याणी क्लियर आहे, पायल, प्रथमेश. आगे सेम पार्ट रिपीट करेंगे फॉर बस. बस के लिए बोला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन कितनी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी 144 किलोमीटर पर आवर, मतलब 144 इंटू 5/18 मतलब 40, तो ये बन गई 40 मीटर पर सेकंड. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है यूटी फक्त, मतलब स्पीड इंटू टाइम, मतलब कितना आएगा 40 इंटू टी. अगर बॉय या फिर साइक्लिस्ट चेस कर रहा है, कैच कर रहा है, इसका मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, टी स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 40 टी, टी टी 80 कैंसल, तो 80 बनी 40, ठीक है सेकंड. इतने टाइम में साइक्लिस्ट विल चेस द और कैच द बस. और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो टी का स्क्वायर करो या फिर 40 इंटू 40 करो, कितना आएगा. राहील लक्षामध्ये. मग ये कब एप्लीकेबल है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है एंड स्टार्टिंग टाइम भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है. तो अभी क्या होगा, डायरेक्शन सेम रखेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम रहेगा, टाइम थोड़ा सा चेंज करो. टाइम चेंज केल्यानंतर काय होतं, क्या चेंज होगा टाइम चेंज करने से, देखो बोर्ड पे एक एग्जांपल लिखो उसके लिए. सेम एग्जांपल है, पे बस, इफ अ बस, इफ आई एफ, इफ ऐश्वर्या राइट डाउन, इफ अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इफ अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट and moving uniformly with an acceleration, moving uniformly with an acceleration, moving uniformly with an acceleration 4 meter per second square. म्हणजे बस सुरू झाली आणि गेली, ठीक आहे. फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक मिनिट हा, थोडंसं उलट पलट झालं, लिहून घ्या, करू आपण. फ्रॉम द सेम पॉइंट अ सायक्लिस्ट मूविंग with uniform velocity, from the same point a cyclist moving with uniform velocity 72 km per hour crosses the bus 72 म्हटलंय का, 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस द बस. ऐकून घ्या, नाही तसं नाही सोडायचं. करेक्ट बेटा, एक्सलंट. सगळेजण टाळ्या वाजवा एकदा अनिरुद्धसाठी. व्हेरी गुड. म्हणजे एवढ्या कमी टाईममध्ये माझा क्वेश्चन संपत नाही, तिचा आन्सर रेडी आहे. बाकीचे अजून क्वेश्चनवरच विचार करताय. कितना आहे टाईम, अनिरुद्ध किती बेटा टाईम, 10 सेकंड. करा कॅल्क्युलेट किती तो टाईम. तुम्ही क्वेश्चनचा विचार करण्या अगोदर त्याने आन्सर दिलं. हाच तो अनिरुद्ध आहे ज्याला 15 दिवसापूर्वी लोक येड्यात काढायचे, काही येत नाही म्हणायचे. म्हणजे हे लक्षात घ्या बेटा, प्रत्येकामध्ये स्पार्क आहे, फक्त ते तुम्हाला इग्नाइट करता आलं पाहिजे. हसण्यासारखी गोष्ट नाही आहे. आणि फिजिक्समध्ये मेन प्रॉब्लेम हाच आहे, तुम्ही करत का नाही, कारण तुम्हाला येत नाही. मग जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत वर्क करा. एकदा यायला लागलं की तुम्हाला लक्षात येईल की जे फिजिक्समध्ये क्वेश्चनचे आन्सर आल्यानंतर जो फील आहे, जसं बायोज आज मी शिकवलं है ना, मगर हॅज 13, क्रोकोडाईल हॅज 3.5 चेंबर. आणि उद्या विचारलं क्रोकोडाईल हॅज, पूर्ण क्लासवर ओढतो 3.5 चेंबर. तिथं असं भारी वाटतं का आपल्याला आलं म्हणून. बट इथं सगळे सोडवायचं सुरू पण करायच्या अगोदर त्याने आन्सर सांगितलं, कळालं ना. तर हा फील फक्त फिजिक्समध्ये आहे. म्हणून बायो आणि केमिस्ट्री पण खूप अभ्यास करा, मॅथ्सचा तर त्याच्यापेक्षा जास्त करा, ठीक है. ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और क्या बोला है, साइकिलिस्ट के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर. तो कितने टाइम के बाद क्रॉस करेगा,
10 सेकंड, क्लियर है सबको? लेकिन कब? अगर उनका स्टार्टिंग टाइम भी सेम होता तो। मैंने एट द सेम इंस्टेंट नहीं बोला है क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे आगे ये बोलना है। राइट डाउन, इफ बस स्टार्ट्स मोशन आफ्टर 2 सेकंड ऑफ क्रॉसिंग मीन्स व्हॉट? क्वेश्चन मध्ये काय लिहिलंय व्यवस्थित ऐका. एक बस है जो रुकी हुई है, मतलब रेस्ट में, और उसके बाद में स्टार्ट होके वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाने वाली है आगे. और उसी बीच क्या हुआ, उसी टाइम पे नहीं, मागा पुढे थोडंसं, एक साइक्लिस्ट था जिसने बस को क्रॉस किया विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर. तो हमें कैलकुलेट करना है टाइम एंड डिस्टेंस एट विच बस विल ओवरटेक द साइक्लिस्ट. लेकिन जब साइक्लिस्ट ने क्रॉस किया था उसके 2 सेकंड बाद बस शुरू हो रही है. क्वेश्चन कळाला? आन्सर येईल तेव्हा येईल, क्वेश्चन कळणं महत्वाचं. आता जे मी सांगितलं ते रीड करून कळतं का बघा, तेच काही वेगळं आहे तिकडं. सेम है, कड़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बोर्ड पे ध्यान दो. कंडीशन क्या होगी देखो, अब फिर से उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा. स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ओवरटेक करता है म्हणजे सेम है, डिस्टेंस कवर करना रहे. बस दोनों को जो टाइम मिलेगा वो डिफरेंट होगा या सेम होगा? डिफरेंट होगा. समझ में आ रहा है? मतलब साइकिल क्रॉस कर चुकी है, उसके बाद 2 सेकंड बाद बस स्टार्ट होके सायकल के टुवर्ड्स आ रही आहे. तर हे ओव्हरटेक करायला कोणाला कमी टाइम मिळतोय, बसला की सायक्लिस्टला? हे कळतं ना, हे कॉमन सेंस है बेटा. साइकिलिस्ट निकल चुका है, उसके 2 सेकंड के बाद बस निकल रही है और फिर बस उसको ओवरटेक कर रहे हैं, तो किसको टाइम कम मिल रहा है ओवरटेक करने के लिए? ये कळतं सगळ्यांना? कंफर्म. इसका मतलब हम अगर साइकिलिस्ट को जो टाइम मिल रहा है वो अगर टी लेंगे तो बस को जो टाइम मिलेगा वो कितना होगा? t-2 होगा. बस एवढंच आहे. कळालं ना? आणि जर असं असलं असतं की सायक्लिस्ट बस नंतर 2 सेकंदांनी गेला, ठीक है, पुढच्या क्वेश्चन मध्ये घेऊ. हे कळालं का? मतलब पूरी प्रोसेस सेम रहेगी, बस के लिए टाइम मिलेगा t-2, साइक्लिस्ट के लिए टाइम होगा. कड़ा लो, अभी तो पूरा पार्ट सेम ही है. बस एक्सेलरेटेड मोशन में स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब बस का डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ बस t विल बी रिप्लेस बाय t-2 होगा. यानी ये क्या बनेगा? a मतलब 4/2 t-2 का होल स्क्वायर. ये कळतं ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर. क्लियर? अब यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस कितना हो गया? 2t स्क्वायर 8t. ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बस. अभी साइक्लिस्ट के लिए यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट क्या होगा? ut. u कितनी है? 20. टाइम कितना है? t. तो डिस्प्लेसमेंट फॉर साइक्लिस्ट हो गया 20t. फिर से क्या होगा? अगर बस साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रही है मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. पुढचं सिंपल है, हे एवढं कळतं का बघा. सिर्फ चेंज क्या हुआ, ये t-2 यहाँ पे एडिशन में आ गया. कळालं? गुड. का कळालंच नाही असं म्हटलं? कळालं ना? बरं. तो यहाँ पे सॉल्व करायचं पुढं. समजलं की? कोणाला डाऊट येतपर्यंत? कन्फर्म? संगम आहे डाऊट? नहीं है. कळालं. तो अब एस बी कितना है? 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 8 इक्वल टू साइक्लिस्ट के लिए कितना है? 20t. अब बस क्या होगा? प्लस 20t इधर आके, तो ये असं बनेल का? 2t स्क्वेअर माइनस 8 माइनस 20. याला जर मी थ्रू आउट 2 ने डिवाइड केलं तर
ये क्या मिल गया हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतपर्यंत क्लियर है। अभी आगे क्या करना है, क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले हमारा क्वाड्रेटिक कौन है, टी स्क्वायर माइनस 14t प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक के साथ में, जो क्या है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे वेरिएबल टी है, इसका मतलब टी के साथ में यहाँ पे ए, यहाँ पे कौन है, मतलब ए इक्वल्स टू हो गया, यहाँ पे x के साथ b है, यहाँ पे t के साथ -14, म्हणजे b किती आहे, c कितना आहे, हे कळालं सगळ्यांना, कन्फर्म लिहून पण झालं, हे लिहून घ्या, मला बोर्ड रब करायचं आहे. प्रथमेश असंच केलं होतं का, मग 5 सेकंड कसं आलं, तरी चालतं, सेमच यायला पाहिजे. एकच रूट आला, +5 सेम. डिफरेंस लक्षात येतो ना, काय करायचं फक्त, अगर स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं है तो, सेम इंस्टेंट पे स्टार्ट नहीं हो रहे तो, करो रहा पता. अब हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है, एंड क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मतलब उसके रूट्स फाइंड करना. क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड करने के लिए हर बार हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ ए. ए बी सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, तो -14 है, माइनस ऑफ -14 प्लस माइनस रूट में -14 का स्क्वायर 196. आता इथं c प्लस है, तो 4ac मतलब 4 इंटू 4, तो ये आ गया -16 डिवाइड बाई 2 इंटू ए मतलब 2, तो क्या होगा 14 प्लस माइनस 196 माइनस 16, रूट ऑफ 180 है, रूट ऑफ 180 मतलब 13 का स्क्वायर 169, 14 का उसके सेंटर में मतलब ये 13.5 अपॉन 2. आता इथं जर आपण मायनस घेतलं तर काय येईल, 14 मायनस 13.5 मतलब 0.5 अपॉन 2 मतलब 0.25. पॉसिबल आहे का, का बरं नाही, कारण बसच 2 सेकंड नंतर सुरू होते आणि हे म्हणतो 0.25 सेकंड मध्ये ओव्हरटेक केली, असं नसतं. ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा, 14 प्लस 13 अपॉन 2, ऐसा कहिए का 13.75 सेकंड. इतने टाइम में बस विल ओवरटेक द साइकिलिस्ट. क्लियर. अब कितने डिस्टेंस में, डिस्टेंस के बाद में पुट करो यहाँ पे, पायल कळालं का, काय नाही, कोणती स्टेप पर्यंत कळालं होतं तुला, हे क्वाड्रेटिक पर्यंत कळालं होतं, कुठपर्यंत नाही कळालं, मग सगळंच नंतर विचारून क्लिअर करायचं. ठीक आहे, किती लोकांना काहीच नाही कळालं आहे, रेज युअर हँड्स. काहीच नाही कळालं असं कोण कोण आहे, एक पायल आहे, पायल हातवर कर, लाजायचं नाही बेटा, घाबरायचं नाही, आपल्याला नाही कळालं, आपल्याला आलं पाहिजे, फक्त मी येडा होईल एवढ्या वेळेस म्हणायचं नाही कळालं नाही म्हणून. हां, अजून कोण आहे न कळणारं, 275, व्हेरी गुड, मीटर, दॅट विल बी द डिस्टन्स. क्लियर आहे सबको. हाँ, आता पायल सेम टाइपचं एग्जाम्पल घेतोय, आता त्यावर फोकस करा. नेक्स्ट, अभी सेम एग्जाम्पल है, राइट डाउन, इफ अ ट्रक क्रॉसेस अ स्टेशनरी साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट नका घेऊ हां, इफ अ ट्रक क्रॉसेस अ मैन माणूस
ट्रक तो पळणार आहे तो, है ना. क्रॉसेस अ स्टेशनरी मॅन विथ वेलॉसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर. 36 किलोमीटर पर आवर. From the same point, man starts his bike and accelerates uniformly. Starts his bike and accelerates uniformly with an acceleration of 4 meter per second square. With an acceleration of 4 meter per second square. After 4 seconds, then find time and distance. At which man overtakes the truck. सर टाइम कोणाचा दिलाय? कंडीशन क्या दी है देखो, ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन में क्या दिया था, हे बघा, एक ट्रक है, स्टेशनरी कोण आहे, माणूस जो गाड़ी चालू करून नंतर पळणार आहे. एंड जब ट्रक क्रॉस कर रही है उसके 4 सेकंड के बाद में ये बाइक स्टार्ट कर रहा है. म्हणजे जर आपण ट्रकला टाइम टी घेतला तर मॅनसाठी टाइम किती घेणार, टी मायनस 4. किती घेणार, टी मायनस 4. कारण 4 सेकंद कमी भेटणार आहे ना त्याला. 4 सेकंदानंतर तो आपली मोशन स्टार्ट करतोय. म्हणजे आहे तीच प्रोसेस पहिल्यासारखीच, फक्त फॉर ट्रक टाइम विल बी टी अँड फॉर मॅन टाइम विल बी टी मायनस 4. बाकी कंप्लीट प्रोसेस सेम आहे. चलो करो स्टार्ट. पहिले तर कळाले तुला हे याच्या अगोदरचे, तसंच सोडवायचं. इक्वेशन तर बनव, पुढचं सांगतो मी. कल्याणी वेळ अजून बेटा, सोडव. घड्याळ नको भाऊ 4-4 वेळा. मीटर 4 मीटर नहीं ना बड़ा रोड लोग. चलो बोर्ड पे ध्यान दो. सबसे पहले ट्रक के लिए, ट्रक क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है. पायल, इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंद. इथपर्यंत किती लोकांचा नाही आला आन्सर. 36 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड. क्लियर है. आता जर बस युनिफॉर्म वेलोसिटीने ट्रॅव्हल करत असेल तो बस का, सॉरी ट्रक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम. हे लिहून दिलेलं आहे मी, त्यासाठी लिहिताना सांगत होतो मी. लिहिताना वाटतं काही पण लिहून देता, आता परत घोळतोच होतो. ठीक आहे. इफ अ गाडी और बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
सॉरी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नहीं, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम. तो ये क्या बनेगा, स्पीड इनटू टाइम. टाइम आपल्याला माहित नाही, आपण एज्यूम करतोय की ट्रक जाने के बाद टी इतने टाइम से वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं. तो डिस्प्लेसमेंट फॉर द ट्रक यूटी हो गया, यू कितना है 10, यानी ट्रक के लिए बन गया 10 इंटू टी. क्लियर है ये. अब सेम प्रोसेस रिपीट होगी किसके लिए, कौन है दूसरा साइकिलिस्ट का है, बॉय मैन है. अब ये जो मैन है उसको बोला है कि ये पहले स्टेशनरी था, मतलब यू जब बाइक स्टार्ट कर रहा है तो मूव हो रहा है विथ एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हे पण क्लियर है. अब अगर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ ऑफ एटी का स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फॉर द मैन 1/2 इंटू ए इंटू टी का स्क्वेअर. पण तो 4 सेकंद नंतर निघतोय, म्हणजे त्याला 4 सेकंद कमी मिळत आहे, म्हणून आपण टाइमला रिप्लेस करणार बाय टी माइनस 4 का होल स्क्वेअर. ए अगर 4 है 4/2, अब टी माइनस 4 का होल स्क्वेयर, टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 16. 14 सेकेंड. 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2t स्क्वेयर माइनस 16t प्लस 32. ये कौन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन. इथपर्यंत कळालं का, इकडे गप्पा मारते हो म्हणते परत. पायल कळालं का नक्की. सर टाइम 14 सेकेंड एंड डिस्टेंस 140 मीटर. हाँ ओ यारे बडबड. काय करा, घरामध्ये अजून कोणी लहान असतील ना तुमचे भाऊ बहीण शेजारी वगैरे, तर त्यांना आहे ना चांगल्या शाळेत टाका बाळांनो. ए माइनस बी चा होल स्क्वेअर असतो की नहीं भक्ति. अभी कंडीशन क्या है, दोनों का अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा. ईश्वरी डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, एस टी इक्वल टू एस एम करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, 10t इक्वल टू 2t का स्क्वेअर माइनस 16t प्लस 32. काय केलं आपण, फक्त दोघांना इक्वेट केलं. पायल व्हेरी इज पायल, दिसतंय तुला बोर्डवरचं, नाही फर्स्ट बेंचवर येऊन बस. चल फर्स्ट बेंचवर आहे. नाही इकडे इकडे पाय, हे प्रणिता शेजारी जागा, उठ पटकन चल लवकर. ज्यांची हाईट कमी आहे ते थोडे समोर बसत जा बाळांनो, त्यात काही कमीपणा नसतो. चल पाय लवकर. हा कल्याणी काय अडचण नाही, कल्याणीची हाईट खूप जास्त आहे. हे प्रणिताच्या बाजूला बस. प्रणिता फक्त तिला डाऊट नको विचारू बेटा. हे एस टी इक्वल टू एस एम क्लियर आहे. फक्त दोघांचे डिस्प्लेसमेंट इक्वेट केले. एस टी की व्हॅल्यू 10t, एस एम की व्हॅल्यू इकडे इकडे, एस एम की व्हॅल्यू 2t स्क्वेअर माइनस 16t प्लस 32 झालं. आता हा प्लस 10t तिकडे गेल्यानंतर तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, 2t का स्क्वेअर 16 10 26. तो माइनस ऑफ 26t प्लस इक्वल टू 0. परत 2 ने डिवाइड करून टाका, काय येईल, t स्क्वेअर माइनस 13t प्लस 16 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक तक क्लियर है सबको. आता इथून पुढे तर 6वी 7वी है डायरेक्ट है ना. क्वाड्रेटिक के रूट कैसे फाइंड करेंगे, परत तेच माइनस बी प्लस माइनस. आता इथं डायरेक्ट बी मतलब कितना है, माइनस 13, माइनस ऑफ माइनस 13 प्लस माइनस रूट में माइनस 13 का स्क्वायर 4ac है, 4 इंटू 16 64 डिवाइड बाय 2a मतलब 2. तो ये 13 प्लस माइनस किती येईल, 169 माइनस 164 105. मतलब 100 होते तो 10 आता, 121 होता तो 11 आता, 10.2. तो ये बनेगा 10.2 डिवाइड बाय 2. आता इथं जर आपण माइनस घेतलं, 13 माइनस 10 3/2. पॉसिबल आहे का नाही पॉसिबल, कारण बाईक स्टार्ट 4 सेकंदानंतर होते आणि 1.5 सेकंदात कसं ओव्हरटेक करणार आहे तो. तर यामुळे आपण काय करणार, फक्त प्लस घेणार. 13 प्लस 10 23/2 11 पॉइंट किती 6.5 का 5.6 11.6 सेकंड. इतने टाइम में क्या होगा, मैन विल ओवरटेक द ट्रक. कळलं. आता डिस्टन्स काढा, कळालं बेटा, आता कळायला पाहिजे.
बरं ठीक आहे, करू करू. हे कळालं सगळ्यांना? हे तुम्हाला नंतर सांगतो मी, आता कळायला लागले परत ते कन्फ्यूज नाही करायचं आपल्याला. ठीक आहे, हा स्टँडर्ड फॉर्मॅट लक्षात ठेवायचं. जो सुटतोय रेग्युलर टाइमला त्याला टी, आणि जो नंतर येतो त्याला टी मायनस. कळालं? 1 मीटर. व्हेरी गुड. ये हो गया डिस्टन्स और डिस्प्लेसमेंट. क्लियर आहे? आता ह्याच्यामध्ये अजून एक चेंज आपण करणार. काय चेंज करणार? अब तक उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम था. आता काय होईल? बस निघेल, मग याला कळेल की आपली बस चालली म्हणून, मग आप पळत येईल. ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन ऐड होती मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे. ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो. हे एग्जांपल घरी जाऊन 10 वेळा सोडवा, हे आलेच पाहिजे. आज मी तुम्हाला मॉड्यूल मधला कुठलाही होमवर्क देत नाहीये. कळालं ना? मॉड्यूलचे क्वेश्चन्स आपल्याला उद्या सोडवायचे आहेत. ईश्वरी खूप बडबड करायला लागली बेटा तू. झालं ना? आता काय सॉल्व करताय? हे बघा, आतापर्यंत काय होतं की जो दो बॉडीज गाडीज उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता था. आता इन एडिशन काय होईल? एक अगर ए से स्टार्ट हो रही है तो दूसरी बी से नहीं, डी डिस्टेंस बिहाइंड से स्टार्ट हो. कळालं? एंड अगर इस तरह की कंडीशन दी है तो फिर से हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर टाइम टी के बाद में ये ओवरटेक अगर यहां पे जाके हो रहे तो ए का जो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना है? ऐसे इन पर्टिक्युलर टाइम टी. कळालं? ते किती पण असेल. अगर बोला युनिफॉर्म स्पीड है तो ut होगा, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो हाफ ऑफ at² होगा. उतने ही टाइम इंटरवल में, व्यवस्थित ऐका माझं, गिवन टाइम इंटरवल में ए का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा सेम टाइम इंटरवल में जो बी है उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. आता हा एस आहे तर हा पण एसच असेल ना, तो उसी टाइम इंटरवल में बी को डी प्लस एस ए इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. कळतंय का? नक्की नाही कळालं? मग कळालं तसं हो म्हणा बेटा, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करा. असेच असे हो म्हणा, फक्त गुराढोरांसारखे सारखे आवाज नका काढू. प्रथमेश मला वेगळाच आवाज आला बेटा. हां हो, जा बेटा. कधी लेक्चर? 2:33 झाली. 2:45 स्टार्ट होतं का? ठीक आहे, चालेल. ज्यांचं लेक्चर्स आहे दे कॅन गो. मी रेकॉर्डेड पाठवतो, रिमेनिंग पार्ट रेकॉर्डेड बघून घ्या. काय हे उद्याच घ्यायचं? ठीक आहे, बेस्ट वे आपण एक काम करू, आज जेवढा पार्ट इंट्रोड्यूस केला है त्याचीच व्यवस्थित प्रैक्टिस करा. एंड ये जो पीछे से स्टार्ट होने वाली मोशन है एंड मॉड्यूल के एग्जांपल है वो हम कल शुरू करेंगे शार्प एट 1 PM. उद्यापासून आपण थोडा फॉर्मॅट चेंज केला आहे. 1 PM टू 2:30 PM लेक्चर आणि 2:30 PM टू 4 PM किंवा 5 PM टेस्ट. कळालं ना? म्हणजे तुमचं लेक्चरला डिस्टर्ब होत नाही आणि काहीच नाही. ठीक आहे, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमॉरोज लेक्चर. थँक्यू. आणि अजून एक पार्ट मी सांगितल्याप्रमाणे डायमेन्शन्स अँड एरर ज्यांना करायचं आहे मेसेज करून द्या. उद्यापासून, आज टायमिंग फायनल करून उद्यापासून आपण